38 साल पूर्व भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जब अंधेरा छटेगा सूरज उगेगा तब कमल खिलेगा। यह बात उन्होंने भले ही 38 साल पहले कही हो, परंतु यह आज 100% पूरे तरीके से सही साबित होता है। अभी के हुए 5 राज्यों के चुनाव में 3 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और 2 में तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाया। इस इलेक्शन एनालिसिस की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से, जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने एक क्लीन स्वीप रजिस्टर किया। इस साल के शुरुआत में ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सरकार भी बना पाएगी, क्योंकि सन 2018 में कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनी थी। भारतीय जनता पार्टी एक लंबा शासनकाल रहा है मध्य प्रदेश में, उसका खत्म हुआ था और कमलनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे। फिर सन 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके कुछ विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और फिर से शिवराज सिंह चौहान बन गए यहाँ के मुख्यमंत्री। इस साल की शुरुआत में लेकिन अटकलें यही लगाई जा रही थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री को चुनाव से पूर्व बदल देगी। साथ ही में यह भी कहा जा रहा था कि कर्नाटक चुनाव के बाद कि मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है उसको बदलने की ज़रूरत है। काफ़ी ज़्यादा ऐसे अटकलें लगी हुई थी, लेकिन चुनाव आते आते ये जितने भी अटकलें ये सब शांत हो गए। नहीं मुख्यमंत्री बदले और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे वापस से अपनी सरकार बना ली। और शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो वो मध्य प्रदेश में 5 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उनका एक बहुत ही लंबा शासनकाल रहा है मध्य प्रदेश में और पूरे मध्य प्रदेश में ये मामा के रूप से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना का शुरू किया। इस योजना के तहत हर महिला के अकाउंट में 1000 से लेके 1250 रुपये के बीच में जो है वो धनराशि जाती है और इससे जो महिला वोटर है वह भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हुई। इसके अलावा कई सारे जो राज्य के और केंद्र की जो स्कीम्स है वो ग्राउंड लेवल पे पूरे अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हुए और इसका जो पूरा फ़ायदा है यह चुनाव के समय दिख गया। साथ ही साथ अपने कैंपेन्स के दौरान जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आप को दर्शाया, उन्होंने पूरे राज्य में अपने आप को मामा के रूप में प्रेजेंट किया कि वे इस प्रदेश के मामा हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं उनके मामा हैं, यहाँ की जो बहन है, यहाँ की जो बेटियां हैं, महिलाएं, उन सब का रक्षा करने की जो जिम्मेदारी है वह शिवराज सिंह चौहान की है। इसके अलावा जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने वो पेशाब कांड को हैंडल किया वह देखने लायक था और उन्होंने योगी मॉडल को भी अपनाया यहाँ पे और इसके कारण मामा जी जो है मध्य प्रदेश में एक बार फिर से छा गए। परंतु कहीं ना कहीं ऐसी भी बातें थी कि क्या जनता जो है वो शिवराज सिंह चौहान से उब गई है, क्या पार्टी के कार्यकर्ता भी शायद कहीं ना कहीं इनके एक ही चेहरे से उब गए और चेंज चाहते हैं और इसीलिए इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया। वे लोग पूरे तरीके से मोदी की गारंटी के ऊपर अपने चुनाव लड़े और मोदी की गारंटी के ऊपर ही इन्होंने चुनाव जीता। विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस कास्ट सेंसस को लेकर काफ़ी ज़्यादा जोर दे रही थी, कास्ट से रिलेटेड लोगों को डिवाइड करने भी की कोशिश करी, परंतु इनके जितने भी टैक्टिक्स है वो सब के सब फेल कर गए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट्स का लिस्ट जारी कर देना वो भी चुनाव के 3 महीने पूर्व ही ये साफ साफ दर्शाता है कि माइंडसेट क्या रहा है बीजेपी का। उन्होंने कई बड़े बड़े उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा, कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को भी उन्होंने इस बार चुनावी मैदान में उतार दिया। यानी कि बीजेपी का जो लक्ष्य है वो काफ़ी साफ था कि उनको चुनाव जो है किसी भी हाल में जीतना है। तो दूसरी ओर अगर कांग्रेस की बात करूं तो इनके 2 प्रमुख चेहरे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच की जो लड़ाइयाँ हैं वो साफ साफ दिख रही थी। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ लड़ाइयाँ नहीं थी, उसके अंदर भी कुछ अंदरूनी लड़ाइयाँ थी, परंतु उस लड़ाइयों को इन्होंने पूरे तरीके से शांत किया। सेंट्रल लीडरशिप ने इस चीज़ को पूरे तरीके से हैंडल किया। अमित शाह का माइक्रो मैनेजमेंट और इसके तहत वो जो अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा कैमरे के सामने नहीं है, परंतु कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं वो ढंग से कंट्रोल नहीं हुई और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच जो लड़ाई है वह साफ साफ जनता को दिख गई। कांग्रेस का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ख़राब रहा था, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा पार्टी के वर्कर्स में गुस्सा था, यह भी साफ दिख रहा था। और कांग्रेस की जो फ्रीबीज की जो पॉलिटिक्स है वो पूरी तरीके से फेल कर गई। उन्होंने जितने भी वादे किए थे
उस महिलाओं के लिए उनमें से एक भी काम ना आया। महिला का जो वोट है वो ज़्यादातर जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही शिफ्ट हुआ, और इसका बड़ा कारण रहा है लाडली बहना योजना। इस स्कीम को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितनी सीरियस थी, आपको इस बात से अंदाज़ा लग जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान ने कुल 53 रैली जो है वह सिर्फ महिलाओं के लिए की। उन्होंने 100 से भी ऊपर रैली जो है मध्य प्रदेश में किया। उन्होंने अपनी पूरी जान झोंकी ताकि बीजेपी वापस सरकार में आए। वही कांग्रेस की जो लीडरशिप है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमियां में दिखी साफ साफ, और इसका जो खामियाजा है वो कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भुगतना पड़ा। अब आते हैं दूसरे राज्य की तरफ, वो है छत्तीसगढ़। एक ऐसा राज्य जहाँ पे ऐसे माना जा रहा था कि क्या यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट में भी सीटें ला पाएगी। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस साल की शुरुआत में हालचाल कुछ ऐसे ही लग रहा था। ना भारतीय जनता पार्टी के कैडर में, ना उनके पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में कोई दमखम लग रहा था, ना ही उनके अंदर कोई जोश दिख रहा था कि उनको चुनाव में कुछ करना भी है। ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 10 से 15 सीटों में सिमट जाएगी। कांग्रेस के भूपेश बघेल की जो सरकार है वो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सत्ता में आएगी। एग्जिट पोल्स का भी कहीं ना कहीं यही मानना था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जो है वापस रिपीट हो गई। कोई भी एंटी इनकम्बेंसी ऑन ग्राउंड विजिबल नहीं लग रहा था, परंतु चुनाव के जब नतीजे आए तो पूरे तरीके से अलग आए। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कांग्रेस के अंदर ही अंदरूनी लड़ाइयाँ काफ़ी ज़्यादा थी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बीच की जो लड़ाई है वो साफ साफ दिख रही थी। पिछले 5 सालों में किस तरीके से कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप ने इसको हैंडल करने में पूरे तरीके से नाकाम रही, ये जनता को साफ साफ दिख रहा था। इसके अलावा महादेव ऐप का जो स्कैम है वह सामने आना, ये एक बहुत ही बड़ा झटका था कांग्रेस के लिए, क्योंकि इस स्कैम में डायरेक्ट मुख्यमंत्री का नाम आ रहा था। अगर दूसरी ओर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो इनके पास कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं था। इन्होंने लास्ट मोमेंट में अपने स्टेट प्रेसिडेंट और लीडर ऑफ अपोजिशन को बदला, और इसकी वजह से एक अलग ऊर्जा आई पूरे कैडर में। भारतीय जनता पार्टी की जो कैडर है छत्तीसगढ़ में वो ऐसे तो ताकतवर है, परंतु उनको चाहिए था कोई एक अच्छा लीडर जो इनको लीड कर सके। ओम माथुर के आने के बाद से इस लीडरशिप में एक अलग जान दिखी। इसके अलावा चुनाव के समय जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा जोर झोंक दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है उन्होंने यहाँ पे बड़ी जोरों शोरों से काम किया। प्रधानमंत्री की एक के बाद एक जबरदस्त और ताबड़तोड़ रैलियों ने लोगों का जो सेंटिमेंट्स है वो जो कांग्रेस की तरफ था वो धीरे धीरे करते करते भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो वह कहीं ना कहीं इन चुनाव को थोड़ा सा हल्के में ले गई, और जनता के बीच की जो गुस्सा है वह इन्होंने एकदम ही नहीं देखा। आपको जनता का जो गुस्सा है इसी बात से आपको अंदाजा लग जाएगा कि इनके 12 में से जो 9 मंत्री है और इनकी जो उप मुख्यमंत्री है वे लोग चुनाव हार गए। यानी कि इसे साफ समझ में आता है कि जनता जो है इस सरकार से काफी ज्यादा नाराज थी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है वह भी काफी ज्यादा अच्छा था। छत्तीसगढ़ में उन्होंने वुमेन वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए कई सारे स्कीम्स का घोषणा की, और ये कहीं ना कहीं वुमेन वोटर्स को अपनी तरफ खींचने में कामयाब भी हो गई। ऐसा कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में जो बस्तर रीजन जीतता है वही पूरा छत्तीसगढ़ में राज करता है, और कुछ ऐसा ही हुआ। साथ ही में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे तरीके से कांग्रेस की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसके ऊपर पूरे तरीके से जोर दिया, उसका पूरा फायदा उठाया कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाइयों का, और इसकी वजह से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट भी दिया। नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है वो यहाँ पर भी पूरे तरीके से चली। मोदी की गारंटी के ऊपर बीजेपी ने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता भी। यहाँ पर भी इन्होंने किसी भी मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वह घोषित नहीं किया था। बीजेपी की जो कैंपेनिंग थी वो भले ही देरी से शुरू हुई थी यहाँ पे, परंतु बड़ा ही अच्छा कैंपेन किया और इसकी वजह से यहाँ पे इनकी सरकार आ गई। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का एक और जो बहुत ही प्रमुख मुद्दा था वह था फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन। यहाँ पर रिलीजियस कन्वर्जन के कई सारे जो रैकेट्स है वो चल रहे थे, स्पेशली आदिवासी समुदाय के बीच। ऐसा दावा किया जा रहा था कि यहाँ पे काफ़ी सारे जो आदिवासी लोग हैं उनको जबरदस्ती क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कई सारे हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने ऐसे कन्वर्जन रैकेट्स को रोका भी है और कई सारे लोगों की जो घर वापसी भी करवाई थी। तो यह भी एक चुनाव के लिए एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना था। इसके ऊपर भी
भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी और इसके चलते ही जो आदिवासी समुदाय है वह भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में वोट दिया। अब बात करते हैं राजस्थान की, एक और राज्य जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस बार सरकार बनाई। अब यहाँ पे इसलिए जीती है भारतीय जनता पार्टी क्योंकि एक तो कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाइयाँ, यहाँ पर भी कांग्रेस की अंदर की जो लड़ाइयाँ हैं वह साफ साफ देखने को मिल रही थी। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की जो लड़ाई है वो किसी से भी छुपी हुई नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी पेपर लीक्स हुए उसकी वजह से जो विद्यार्थी का जो गुस्सा है वह भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न रहा है अशोक गहलोत की सरकार का यहाँ से जाने का। इसके अलावा यहाँ के खराब होती हुई लॉ एंड ऑर्डर और कन्हैया लाल का मर्डर, यह भी एक बहुत ही बड़ा कारण रहा है कि अशोक गहलोत की सरकार वापस नहीं आई है राजस्थान में। और अगर मैं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो ये चुनाव उनके लिए इतना आसान नहीं रहा है। जब बीजेपी ने अपने पहले उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की तो उसमें कई सारे जो वसुंधरा राजे की जो लॉयलिस्ट है उनका नाम नहीं था। यह देख काफ़ी ज़्यादा जो नाराज़गी है वो भारतीय जनता पार्टी में साफ दिख रही थी। अंदर की जो लड़ाइयाँ हैं वह उत्पन्न हो रही थी, यह जनता को भी साफ साफ दिख रहा था। लेकिन बीजेपी ने इस पूरे लड़ाई को बड़े ही अच्छे से संभाला और जब दूसरा लिस्ट उन्होंने जारी किया उसमें कई सारे वसुंधरा राजे के जो लॉयलिस्ट है उनको टिकट दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर भी मोदी की गारंटी के ऊपर पूरा चुनाव लड़ा गया। नरेंद्र मोदी की जो सेंट्रल की जो स्कीम्स है उसके ऊपर चुनाव लड़ा गया। साथ ही साथ हिंदुत्व के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया। राजस्थान में कन्हैया लाल के मर्डर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई, इस विषय को काफ़ी ज़्यादा जोरों शोरों से उठाया और इसके कारण ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वह राजस्थान में आई है। वैसे भी राजस्थान का रिवाज रहा है कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस। सन 2018 में यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आई थी और उससे पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अशोक गहलोत ने कई सारे फ्रीबीज का भी ऐलान किया था चुनाव के पूर्व, जिससे कि वोटर जो है वह अशोक गहलोत की सरकार की तरफ आए और उनको वोट दे और जो रिवाज राजस्थान का वह टूट जाए। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जो रिवाज है वो चालू रहा और जादूगर गहलोत मोदी मैजिक के सामने टिक नहीं पाए। इसके अलावा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग और समुदाय को अपील किया वह भी एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट किया बीजेपी के फेवर में। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी की गारंटी पे यहाँ पे जो चुनाव लड़ा गया यह भी बड़ा बात था। यहाँ पर भी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित करी थी बीजेपी ने। और अगर मैं वो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं वो जो नाराजगी है वो लोगों के बीच वो कम करने की कोशिश जरूर करी अंत में, परंतु वह जो इन्होंने जो रायता फैलाया था वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा और उसको समेटना इतना आसान नहीं था। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ चल रहे एंटी इनकम्बेंसी वेव का पूरे तरीके से फ़ायदा उठाया और यह चुनाव के नतीजों में भी साफ साफ दिखता है। दोनों ही पार्टियों ने यहाँ पे अपना जो चुनाव का जो कैंपेन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलाया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा अपने 5 साल के कार्यकाल में जो गलतियाँ रही है कांग्रेस की वह नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। तो ये था मेरा 3 राज्यों के चुनावों का एनालिसिस। अगर इसका संक्षेप निकाले तो सबसे पहला नरेंद्र मोदी का जो मैजिक है वो अभी भी बरकरार है। ऐसा माना जा रहा था कि क्या नरेंद्र मोदी का जो मैजिक है वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि कर्नाटका में जब चुनाव हार गए, हिमाचल में हार गई तो लोग ऐसा ही बात कर रहे थे, परंतु तीनों ही राज्य में इन्होंने मोदी के नाम पे ही पूरे चुनाव लड़े। इसके अलावा कांग्रेस ने तीनों ही राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम और कास्ट सेंसस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया, परंतु कुछ भी काम नहीं आया। इसके अलावा यह भी बात चल रही थी कि क्या गांव के जो लोग हैं वह चेंज चाहते हैं, यह बात भी पूरे तरीके से गलत साबित हो गई। चुनाव के ज़्यादातर जो एग्जिट पोल्स है वह गलत साबित हुए। छत्तीसगढ़ की बात कर ली जहाँ पे ज़्यादातर एग्जिट पोल जो है वह कांग्रेस की सरकार दिखा रही थी, परंतु आई कौन? भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश में भी कोई बीजेपी दिखा रहा था, कोई बोल रहा था क्लोज फाइट होगा, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने एक क्लीन स्वीप के संग यहाँ पे अपनी सरकार बनाई। और राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर भी एग्जिट पोल्स का यही दावा था कि शायद यहाँ पे बहुत ही क्लोज फाइट है, परंतु नतीजे कुछ और ही आए। और महिला वोटर का एक तरफा बीजेपी को वोट देना, यह रहा है इन 3 राज्यों के चुनावों का संक्षेप। तो ये था मेरा पूरा चुनाव एनालिसिस। आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा।
ये जो चुनाव के जो नतीजे हैं यह 2024 के पर्सपेक्टिव से बीजेपी के लिए एक बहुत ही बड़ा बूस्ट है। परंतु 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है। जब राज्यों के इलेक्शन में अगर नरेंद्र मोदी के नाम पे इतने वोट पड़ रहे हैं तो क्या लोकसभा में भी लोग भर भर के मोदी को वोट देंगे या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। परंतु फिलहाल आगे क्या होता है ये देखने लायक होगा। अब साथ ही साथ इंडिया लाइन का क्या भविष्य होगा यह भी एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। अगर मेरे से कोई पॉइंट छूट गया तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़रूर से लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर से दबाइएगा। टिल देन इट्स मी श्रेयस साबू साइनिंग ऑफ एंड जय हिंद।